चलिए मैं आप लोगों को केमिस्ट्री में परमाणु की संरचना पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत परमाणु क्या है, नाभिक क्या होता है, परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई थी, तमाम डिटेल्स में ऑलरेडी समझा चुका हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं नील्स बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, कि नील्स बोर ने परमाणु मॉडल के बारे में क्या बताया था। ठीक है, और इसी के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि कक्षा क्या होता है, फिर जानेंगे कि उप कक्षा क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जानेंगे कि जो कि कक्षक क्या होता है। ठीक है, यानी ऑर्बिट पढ़ेंगे और ऑर्बिटल पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरा डिटेल के साथ हम लोग जानेंगे सब ऑर्बिट तीनों, यानी ऑर्बिट, सब ऑर्बिट और ऑर्बिटल, यानी कक्षा, उपकक्षा और कक्षक, इन तीनों के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिख लीजिए कि नील्स बोर, ठीक है, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, परमाणु मॉडल। एक मैं आपको बात बताऊं कि पीछे जो वैज्ञानिकों ने, जैसे डाल्टन, रदरफोर्ड, इन्होंने परमाणु के बारे में मॉडल जो बताया था, उस मॉडल से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी थी। ठीक है, उसी में नील्स बोर आते हैं और ये अपना जो मॉडल देते हैं, इस मॉडल के थ्रू ये पता चलता है कि जो नाभिक है, नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है, उन जगह को क्या बोलते हैं, है ना। तो ये बात नील्स बोर ने बताया था कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते पर, जिस मार्ग पर चक्कर लगाते हैं ना, उसे कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। देखिए ये नाभिक है और इसके चारों ओर, है ना, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहे हैं, तो जिस रास्ते पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उस रास्ता को ही क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं, यानी कक्षा। और ये नील्स बोर ने जो मॉडल दिया, ये 1913 में दिया। कब दिया? 1913 ईस्वी में नील्स बोर ने कहा कि नाभिक के चारों ओर जहां पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, यानी एक वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहे हैं, इस वृत्ताकार मार्ग को ही कक्षा कहते हैं, या दूसरा नाम इसको कोष भी बोलते हैं। ठीक है, कक्षा या कोष, इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है, या सेल। ये नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। ठीक है, तो कक्षा यानी कोष कह सकते हो, ऑर्बिट या सेल। क्लियर? चलिए, तो नील्स बोर ने बता दिया कि भैया नाभिक के चारों ओर जिस वृत्ताकार मार्ग पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उसे कक्षा कहते हैं, यानी कोष कहते हैं। दूसरी बात बताई कि ये नाभिक के चारों ओर जो ये कक्षा है, ठीक है, ये कक्षा जो है कि जब मतलब जो कक्षा पे चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इन कक्षाओं की संख्या 7 है। कितनी है? 7 है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, कि नाभिक के चारों ओर जो कक्षा है, इनकी संख्या कितनी है? तो आपका 7 है। अब इन 7 को कैसे दर्शाते हैं समझिएगा। पहले वाली कक्षा, यानी नाभिक है तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो जो पहली वाली कक्षा है, ठीक है, पहली वाली कक्षा, उसको K से दर्शाते हैं, दूसरे वाले को L से, तीसरे को M से, चौथे को N से, ठीक है, और पांचवें को O से, छठवें को P से और सातवें को Q से, यानी KLMNOPQ। ठीक है, यानी नाभिक के चारों ओर जो कक्षा है, उन कक्षाओं को कैसे दर्शाते हैं? तो KLMNOPQ के रूप में। ठीक है, इन्होंने कहा ना कि नाभिक के चारों ओर जो ये कक्षाएं हैं, तो पहला K वाला पहली कक्षा है और सबसे अंतिम कक्षा कौन सा है? Q वाला है, यानी 7वां।
तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि नाभिक के पास वाली कक्षा को क्या कहते हैं। तो नाभिक के पास वाली कक्षा को L से प्रदर्शित करते हैं, सबसे दूर वाली कक्षा को Q से प्रदर्शित करते हैं। देखिए नाभिक के पास वाली जो कक्षा है उसके पास कम ऊर्जा है, सबसे ज्यादा ऊर्जा दूर वाली कक्षा के पास है। कितनी है? दूर वाली कक्षा के पास है, सबसे ज्यादा ऊर्जा दूर वाली कक्षा के क्या है? पास है। और सबसे कम ऊर्जा नाभिक के पास वाली जो कक्षा है उसके पास होता है। ठीक है, चलिए अब कहता है कि भैया ये जो नाभिक के चारों ओर ये घूम रही है कक्षा, ये एक निश्चित स्थान पे घूम रही है। क्या है? एक निश्चित स्थान पे घूम रही है। बल्कि ऐसा नहीं है, आगे चल के वैज्ञानिकों ने बताया कि भैया एक कोई निश्चित इसका जगह नहीं है, ये अपने नाभिक के चारों ओर कहीं भी घूम सकती है ना। कहीं पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, कहीं पे कम पाए जाएंगे। आई बात समझ में ना। तो ये चीज प्रक्रियाएं चली, लेकिन इन्होंने कहा कि भैया घूमती है तो कक्षा ही है, बात क्लियर हो गया। इन्होंने कहा कि टोटल 7 कक्षाएं हैं, KLMNOPQ, टोटल 7 कक्षा कंप्लीट हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा ना कि जो नाभिक के सबसे पास वाली कक्षा है वो K है, हमें पता है, ये प्रश्न पूछा गया है। और दूर वाली कक्षा क्या है? Q है। ठीक है, सबसे पास वाली कक्षा के पास कम ऊर्जा होता है और सबसे दूर वाली कक्षा के पास ज्यादा ऊर्जा होता है। अब याद रखने का तरीका सुनिए, नाभिक को समझिए कि मम्मी है, मतलब कि अगर मम्मी के पास हो तो डर ज्यादा है, हम मम्मी से दूर हो तो बिंदास खेलेंगे घूमेंगे। समझ में आ रहा है ना? पेरेंट्स से दूर रहेंगे तो बिंदास खेलेंगे। तो नाभिक से जो दूर है वो बिंदास है, उसके पास ऊर्जा बहुत है भैया। और जो नाभिक के पास है वो डर डर के जी रहा है, उसके पास ऊर्जा की कमी है, ऊर्जा है ना। अब देखिए इन्होंने कहा कि अगर कोई कक्षा, ठीक है, अगर कोई कक्षा अगर ये निश्चित है, जैसे समझिए ये 1 2 3, ये 3 कक्षाएं मैंने बनाया है, तो ये निश्चित है ना। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर अपनी निश्चित कक्षा में ही घूमता है, बात सुनिएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में ही घूमता है, 1 नंबर में ही घूमता है ये, तो ये बात उन्होंने कहा था कि इसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। नील्स बोर ने कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अपनी निश्चित कक्षा में घूमता है ना, अगर 1 नंबर में है तो 1 नंबर में ही अगर घूमता है तो उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब सिंपल सी बात इतना ही है, अगर आप मम्मी के आसपास ही रहोगे तो कभी आप फ्री रहोगे? नहीं रहोगे, डर डर के जियोगे। तो सेम यही है, आप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नहीं आप खुल के जी पाओगे, नहीं आप खुल के मर पाओगे। सेम नाभिक के पास वाली कक्षा के पास है। यानी जो भी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में निश्चित रूप से चक्कर लगा रहे हैं, निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, तो उनमें ना ऊर्जा बढ़ेगी और ना ही ऊर्जा घटेगी, यानी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई सोचिए, अगर कोई नाभिक से दूर जाता है, क्या होता है? नाभिक से दूर जाता है तो सोचिए क्या होगा। मम्मी के पास था, घुट घुट के जी रहा था, दूर जाएगा, फ्री हो जाएगा, ऊर्जा बहुत है ना। तो नाभिक के से अगर दूर जाएगा तो ऊर्जा को वो ग्रहण करेगा। क्या करेगा? ग्रहण करेगा। बात समझ में आया? नाभिक से अगर कोई इलेक्ट्रॉन दूर जाता है तो क्या करेगा? ऊर्जा को ग्रहण करेगा। अगर दूर से नाभिक के पास आता है तो याद रखिएगा वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। इतनी बात समझ में आ गई? ये बात नील्स बोर ने बताया था, है ना, कि नाभिक से दूर जाने पर ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है, और दूर से नाभिक के पास आने पर ऊर्जा घटती है। क्लियर हो गया? तो ये था नील्स बोर का परमाणु मॉडल। बहुत आसान है, आपको बस समझना है। चलिए उसके बाद हम लोग जानते हैं कक्षा के बाद, यानी कक्षा के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि नहीं भैया, कक्षा के अंदर अभी उप कक्षा है ना। कक्षा के बाद क्या है? उन्होंने कहा कि कक्षा के बाद, ठीक है, उप कक्षा है। क्या है ये? उप कक्षा है। ध्यान रखिएगा, कक्षा के बाद उप कक्षा है, ठीक है। तो फिर पता चला कि नहीं, उप कक्षा के बाद अभी कक्षक भी है। क्या है? कक्षक भी है। समझ रहा है? तो नील्स बोर ने कक्षा के बारे में बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन है। अब लोगों के दिमाग में यार प्रश्न आ गया कि एक बात बताओ, तुमने बताया था कि 7 कक्षा है, अब ये 7 कक्षा है तो भैया पहले कक्षा में कौ गो इलेक्ट्रॉन है, दूसरे कक्षा में कौ गो इलेक्ट्रॉन है, तीसरे कक्षा में कौ गो इलेक्ट्रॉन है। ये कहा कि यार बड़ी दिक्कत है, कैसे बताएं, है ना, पता कैसे चलेगा कितनी इलेक्ट्रॉन है पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में। इसके लिए एक योजना आई, बोर ब्यूरी। क्या आया? बोर ब्यूरी। ये दोनों भाई थे, है ना। इन्होंने योजना का
एक प्रसारण किया कि मतलब कि इन्होंने बताया, बोर-ब्यूरी योजना के अनुसार बताया इन्होंने कि प्रत्येक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ना, अधिकतम संख्या, वो 2n² के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? 2n² के रूप में होती है ना। प्रत्येक कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 2n² होती है। अब n क्या है? तो n बताया उन्होंने कि भैया कक्षा की संख्या है। क्या है? कक्षा की संख्या है। मतलब ये कि अगर आपको निकालना हो कि पहली कक्षा यानी k बराबर 1, पहली कक्षा है तो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो इस पर रख दीजिएगा फार्मूला 2 गुणे 1 का स्क्वायर, यानी 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1, यानी हो जाएगा आपका 2, यानी ये k बराबर 1 के लिए, यानी k कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 2 है। ऐसे ही l कक्षा में कितने है? तो l 2 नंबर पे आता है तो 2 रखेंगे, यानी n का मान कितना? 2। आई बात समझ में? यहाँ पे n बराबर 1 और n बराबर 2। दूसरी कक्षा l है तो l में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो देखिएगा 2 गुणे 2 का पावर 2, यानी 2 गुणे 2 का पावर 4, यानी आप जानोगे 8। आई बात समझ में? तो ऐसे ही आप निकालोगे K L M N O P Q, तो आपने पढ़ा होगा 2 8 18 32, पढ़ा है ना? पढ़े हो ना? ठीक है। अब दूसरा 25 दूना 50 है ना, और उसके बाद 72 है ना, कितने हो गए? 3 3 6। उसके बाद आता है एक 7वां नंबर 49 दूना 98, यानी 2 8 18 32 50 72 98। आपसे पूछा जाए कि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम? 98। और शुरू के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 होते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया? ये बात बोर-ब्यूरी ने कंप्लीट कर दिया, लेकिन फिर भी बात यहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ। यार कक्षा में तो बता दिए ठीक है, लेकिन कहा कि नहीं कक्षा के अंदर भी कुछ है। तो क्या है? तो उप कक्षा है। और बताओ, हमने तो निकाला कि कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठवें में, सातवें में, लेकिन यहाँ पे फिर मामला आ गया भैया उप कक्षा बताओ। उप कक्षा क्या है? तो अब चलिए समझाता हूँ आपको उप कक्षा क्या है। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप आसानी से कर सकते हो हर एक चीज, बस आपको नोट कर लेना है। आज जब नोट कर लोगे तो कर लो जाओगे। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या आया आपका? तो उप कक्षा के बारे में। अब उप कक्षा के बारे में प्रचलित चलने लगा कि अरे यार उप कक्षा भी होता है ना, कक्षा के अंदर क्या होता है? उप कक्षा होता है। तो कहा कि ठीक है चलो उप कक्षा होता है, कोई बात नहीं, उप कक्षा के बारे में जानते हैं। चलिए उप कक्षा या उपकोष, इसको ही बोलते हैं उपकोष। ठीक है, इंग्लिश में सब ऑर्बिट या सबसेल। ठीक है, ये हो गया। अब इन्होंने कहा ना कि प्रत्येक कक्षा में अलग अलग, ठीक है, उप कक्षा होती है ना। प्रत्येक कक्षा में अलग अलग उप कक्षा होती है। वैज्ञानिकों ने बताया। भैया इस पे जांच चली कि यार कैसे तुम बता रहे हो, क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि देखिए जो उप कक्षा है वो कौन कौन सी है। उन्होंने कहा कि एक S है, P है, D है और F है। उन्होंने उप कक्षा बता दिया। टोटल 4 उप कक्षा है, S, P, D, F। ये 4 उप कक्षा आ गई है ना। कि कक्षा के अंदर कितनी उप कक्षाएं हैं? तो अलग अलग उप कक्षाएं होती हैं। उप कक्षाओं की संख्या कितनी है? तो टोटल 4 है। अब उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, हमको पता है कि K वाले में 2 इलेक्ट्रॉन थे, L वाले में 8 थे, है ना। उसके बाद M वाले में तो 2 8 18, N वाले में तो 32, ऐसे था। आई बात समझ में? उन्होंने कहा कि यार तुम कह रहे हो कि पहली कक्षा S है, मतलब कि उप कक्षा जो है कि 4 होते हैं, S, P, D, F। तो बताओ S में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो उन्होंने कहा कि देखो S में जो है कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, P में जो है कि 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, D में जो है कि 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और F में आपके 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब कि सब में 4-4 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना। सब में 4-4 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? सबके अंदर 4-4 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। पहले में अगर 2 हो रहा है तो 2 में 4 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा। अब ये एग्जाम में पूछा गया है कि F उपकोष में या F उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम? तो आपको याद रखना है 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम। क्लियर हो गया? तो ये था उपकोष यानी उप कक्षा। लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ।
जैसे बोर और ब्यूरी ने बताया था कि भैया अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे कक्षा के अंदर, वैसे ही बताइए कि ये उपकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे। तो ये तो हमें पता चला कि 2 इलेक्ट्रॉन होंगे पहले वाले में, दूसरे में p में 6, d में 10, f में 14। ठीक है, तो इसके लिए एक नियम बना, जो बना ऑफ-बाउ, है ना, ऑफ-बाउ का सिद्धांत, है ना, ऑफ-बाउ का सिद्धांत। ऑफ-बाउ ने अपने सिद्धांत एक दिया और उस सिद्धांत के थ्रू तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला गया। क्या निकाला गया? तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समझिए, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी आप sp-df के रूप में लिखोगे, है ना, ऑफ-बाउ के नियम से sp-df के रूप में लिखकर आप KLMN यानी 2, 8, 18, 32 के रूप में बना सकते हो। ठीक है, ये ऑफ-बाउ का सिद्धांत में बताया गया। अब आप नोटिस करोगे कि पहली कक्षा में ये 2 है और दूसरे में यहाँ पहले में यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 8 है। इसका मतलब आगे का 2 वाले को ऐड करके 8 बनाया गया है। तीसरी कक्षा के लिए 3 ऐड किया गया है ना, 3, और चौथी कक्षा के लिए टोटल 4 ऐड किया गया है। ये बात आपको समझ में आ रहा है? तो ये ऑफ-बाउ के सिद्धांत के अनुसार ये बनाया गया है sp-df वाला कॉन्सेप्ट, और ये 2, 8, 18, 32 यानी हम sp-df लिखना सीखेंगे इसमें और उसको तुरंत कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी 2, 8, 18, 32 के रूप में, कक्षा के रूप में। चलिए अब देखते हैं। मान लीजिए, पहले इसको समझिए कैसे करना है। देखिए, आपको सबसे पहले आसान तरीका, आपने एक चीज पढ़ा होगा, sp-d-f, है ना, sp-df आपने ये वाला पढ़ा होगा ऐसे। आई थिंक मुझे पता है कि आपको भी ये पता है, ऐसे आप लोग जानते हो ना, ये वाला बताइए, ये वाला तो आप लोग जानते हो, लेकिन हमें ऐसे नहीं पढ़ना है। इसी चीज को थोड़ा सा टेक्निकल रूप से पढ़ेंगे, थोड़ा सा अच्छे तरीके से। देखिए, समझिए ध्यान से। देखिए, ऑफ-बाउ ने जो अपना नियम दिया उसको थोड़ा सा हम लोग अलग लेवल से समझते हैं। क्या करना है, जैसे लिखा हूं ऐसे लिख लीजिए, sp-df ऐसे लिख लेना है। लिखने के बाद आपको नंबर लिखना है, s के ऊपर 1, p के ऊपर 2, d के ऊपर 3 और f के ऊपर 4 लिख लेना है। क्लियर? चलिए, अब आपको क्या करना है कि ये पहले लिखना है एक बार ऐसे, फिर उल्टा ऐसे दोनों को मिलाकर, फिर ऐसे तीनों को मिलाकर, फिर ऐसे चारों को मिलाकर लिखना है। ठीक है, तो समझिए कैसे लिखना है। सबको 2-2 बार लिखना है। मैं अभी आपको सिखाऊंगा 1-2 प्रश्न करा के। ठीक है, देखिएगा, सुनिए। मान लीजिए कि एक तत्व है मेरे पास कैल्शियम। कैल्शियम का जो है कि परमाणु क्रमांक होता है 20। अब कैल्शियम 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। ठीक है, कैल्शियम 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है कि बताना है कि भैया पहली कक्षा में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, मतलब कितनी कक्षा तक इसके इलेक्ट्रॉन वितरित हुए होंगे, है ना। तो कैल्शियम का जो 20 परमाणु क्रमांक है, बताना है यही कि भैया कितने इलेक्ट्रॉन, ये 20 इलेक्ट्रॉन कितनी कक्षा तक गए हैं। ठीक है, यानी हमको ये बताना है पहली कक्षा में ही तो 2 ही चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इसमें से 2 भर देंगे, दूसरे में 8 चाहिए तो 8 भर देंगे, है ना। ऐसे ही भरना है, तो टोटल 20 ही इलेक्ट्रॉन भरना है। इसको भरने का बेस्ट तरीका है ये ऑफ-बाउ जो तरीका है ना, इससे आप कभी गलती कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले ये लिखना है sp-df, पहले एक वाला एक s लिखना है ये वाला, फिर 2 बार, फिर d वाला, फिर f वाला, ऐसे आप लिखोगे। अब समझिए मेरी बात को ध्यान से। देखिए, जो ये sp-df लिखोगे ये हमेशा 2-2 बार लिखना है। कितनी बार? 2-2 बार। देखिए 20 तक जाना है तो देखिए s लिखोगे ना, पहली बार ये s लिखना है, एक ही तीर है ना एक ही के नीचे, तो ये 2 बार लिखोगे, s हो गया 2 बार। p से लेके s तक ये तीर दोगो पे है ना, तो इसको भी 2 बार लिखोगे, p s। देखिए हमको टोटल 20 ही ना इलेक्ट्रॉन देना है, तो 20 इलेक्ट्रॉन देना है तो पहले इस पे इलेक्ट्रॉन देते हैं, उसके बाद देखेंगे कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, फिर उसके बाद dps आगे लिखेंगे, फिर fdps सबको 2-2 बार। चलिए अब देखिए s को कितने इलेक्ट्रॉन देना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन देना है ना, तो ये लिख देंगे, इसके ऊपर 2 ऊपर लिखना है आपको। अब फिर ये वाला इसको कितने देंगे, तो 2। अब कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 2 4, 20 था, 4 दे दिए। p को कितना देना है, तो 6 रख दीजिए यहाँ पे 6।
एस को कितना देना है, तो 2 है ना, 2 ही तो है इसमें अधिकतम। चलिए तो कब हो गया 6 4 10 2 12, अभी 8 को बचा हुआ है। एस को कितना देंगे, तो एस को देंगे हम करा कितना है 2, तो सॉरी पी को कितना देंगे, तो 6 दे दिया। अब देखिए तो कब हो गया 6 4 10 10 2 12 12 6 18 हो गया ना। अभी 2 बचा हुआ है, तो एस को कितना चाहिए, 2 ही ना चाहिए, तो दे दिए 2। अब क्या इतना आगे जाएगा, नहीं जाएगा, तो इतना तक हो गया, ये आपने लिख दिया। अब देखिए एस कितने नंबर से स्टार्ट है, 1 नंबर से, तो यहाँ पे लिखिए 1, और फिर यहाँ पे लिखिए 2, अब एस वाले को पहले 3, यहाँ पे 4, ऐसे चला गया। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 ऐसे चला गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, पी कितने नंबर से स्टार्ट है, 2 नंबर से ना, तो 2 पे देखिए आपसे 2 से 2 और पी है तो 3। अब तो सबका कंप्लीट हो गया, बताइए सब कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो हमारा जो 20 इलेक्ट्रॉन था हमने इसको बांट दिया। अब बांटने के बाद हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है ना, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ईसी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ईसी। तो कैसे, देखिए अब पहली कक्षा, ये एक क्या है, तो पहली कक्षा, ध्यान रखिएगा, जैसे ये लिखा हुआ है 1s2, तो ये पहला वाला आगे का एक क्या है, तो कक्षा है ना, ये एस क्या है, तो उप कक्षा है, और ये ऊपर का 2 क्या है, तो उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन, उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही सबके लिए 2 क्या है, तो कक्षा है, पी क्या है, उपकक्षा है, और ऊपर का 6 क्या है, तो उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन किस संख्या। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक पहली कक्षा और कहीं है क्या, नहीं है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 कर दीजिए, फिर कामा। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए दूसरी कक्षा और है कहीं, नहीं है, तो 6 2 8, दूसरी कक्षा में 8 है। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 6 2 8, 3 यही ना है, 3 कक्षा, तो 6 2 8, यहां भी लिख दूंगा 8। चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 है, तो हो गया 2, यही ना चौथी कक्षा है। यानी कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, तो 2 8 8 2, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई बात समझ में। यानी जब आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने को कहा जाए तो आप इस विधि के थ्रू आप कर सकते हो। तो देखिए मैं इस वीडियो में एक ही प्रश्न बता रहा हूं, क्योंकि मेरा जो इन्वर्टर जो है कि डिस्चार्ज हो गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, धीरे धीरे लाइट स्लो होता जा रहा है, कब बंद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में यही उपकक्षा यानी उपकोष से ही स्टार्ट करूंगा और न्यूमेरिकल कराऊंगा, ऐसे ही प्रश्न कराऊंगा, उसके बाद कक्षक तक पहुंचेंगे और आपको अच्छे से मैं समझाऊंगा। तो अभी आप मुझे इजाजत दीजिए, और इसके लिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं करा पाया, क्योंकि अगर डिस्चार्ज ना होता तो शायद मैं पूरा कक्षक तक कंप्लीट कराता। तो अभी जो आपको समझ में आया तो आप समझिए, बार बार रिवाइज करिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। वरना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन से कहाँ पे समस्या हुई, मैं उसको सोचूंगा कि उसको अच्छे से और क्लियर करूं। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।